हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 21 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज़ है, मोदी मॉरिसन वर्चुअल मीट टुडे, ₹1500 करोड़ प्रोजेक्ट्स टू बी अनवील्ड। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इंडिया में इन्वेस्ट करेगा 1500 करोड़। कौन कौन से एरियाज़ में? एजुकेशन, क्लीन टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, स्पेस, फॉरेन ट्रेड, स्किल्स, इनोवेशन एंड डिफेंस एक्सचेंजेस। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इंडिया यंग डिफेंस ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारे लिथियम रिजर्व्स हैं, तो ऑस्ट्रेलिया हमें लिथियम रिजर्व सप्लाई कर सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ लार्ज लिथियम रिजर्व्स एंड कैन बी रिलायबल सप्लायर ऑफ द क्रिटिकल मिनरल नीडेड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरीज। इसके अलावा जो हमारे कल्चरली आर्टिफैक्ट्स ऑस्ट्रेलिया में हैं वो ऑस्ट्रेलिया हमें रिटर्न करेगा। तो लगभग 29 ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया हमें रिटर्न करेगा। द टू कंट्रीज़ विल ऑल्सो लॉन्च स्कॉलरशिप। तो दोनों कंट्रीज स्कॉलरशिप लॉन्च करेंगे और उसका मोस्ट प्रोबेबली जो नाम होगा वो होगा मैत्री स्कॉलरशिप। एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर खोला जाएगा बेंगलुरु में। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो वर्कफोर्स है वो आसानी से ऑस्ट्रेलिया में जाकर एम्प्लॉयड हो सकता है। अब जब यहाँ पर अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उनका ये कहना था कि हम यूक्रेन का जो इशू है उसमें हम रशिया को कंडेम करें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ऐसा नहीं मानना है। ऑस्ट्रेलिया का ये कहना है कि हर कंट्री की अपनी बाईलेटरल टाइज़ हैं विद रशिया, तो वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि वो क्या करना चाहता है। जैसे कि किसी के भी कभी भी एटर्नल अलाइज नहीं होते हैं, कोई भी परपेचुअल एनिमीज़ नहीं होते हैं, तो आपके सिर्फ इंटरेस्ट ही एटर्नल और परपेचुअल होते हैं। तो सारे ही कंट्रीज़ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेते हैं और इंडिया भी अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होने वाली है। 2020 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप को एलिवेट कर दिया था टू अ कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो दोनों कंट्रीज़ आज हैं कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो आई होप आपको यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ क्लियर हो गई हो, यहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स मिल गए हो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बाइलेटरल रिलेशनशिप के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सेकंड न्यूज़ है, यूक्रेन इज़ अ मिरर टू इंडो पैसिफिक सेज टॉप बीजिंग ऑफिशियल। अब इनका ये कहना है कि जैसे नेटो है वैसे ही आप नेटो को कंपेयर कर सकते हो क्वाड से। तो नेटो की वजह से हमें यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर देखने को मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन क्वाड की वजह से भी आ सकती है। So the Ukraine crisis provides a mirror for us to observe the situation in the Asia Pacific. We can't but ask how can we prevent a crisis like this from happening in the Asia Pacific. अब इनका ये कहना है इंडो पैसिफिक में जो कंट्रीज़ हैं आपस में वो यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट करें। एशिया पैसिफिक वाली जो कंट्रीज़ है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट करें और बाहर से कोई कंट्री आके इन कंट्रीज़ को डिवाइड करने की कोशिश ना करे। जैसे कि यहाँ पर यूएसए आया, यूएसए ने क्वाड की ग्रुपिंग बना दी और चाइना को इसमें साइडलाइन कर दिया गया। तो उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाए। Should we build an open and inclusive family for win-win cooperation or go for small blocks based on the Cold War mentality and group confrontation? तो उनका ये कहना है यूएसए का जो क्वाड ग्रुपिंग है जिसमें यूएसए लीड कर रहा है, इसकी वजह से हमें कन्फ्रंट्रेशन देखने को मिल सकता है। तो न्यूज़पेपर हैज सेड दैट द यूएस इज क्रिएटिंग गैंग्स इन द इंडो पैसिफिक टू बिल्ड अ नेटो लाइक स्ट्रक्चर, और इसकी वजह से जो यूक्रेन में हो रहा है वैसा ही कुछ एशिया पैसिफिक में रेप्लिकेट हो सकता है। तो बोथ इंडिया एंड चाइना दोनों ही कंट्रीज़ ने अब्सटेन किया है रशिया को कंडेम करने के लिए। तो दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट है। हमारे इंटरेस्ट ये है कि हमारे जो 60 to 70% मिलिट्री सप्लाईज़ हैं वो यहाँ पर रशिया से आते हैं, तो रशिया हमारा रिलायबल पार्टनर है, तो ऐसे में हम रशिया को कंडेम नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं। न्यू हेल्थ लॉ ड्राफ्ट 4 टियर सिस्टम। तो यहाँ पर नया हेल्थ लॉ है, ये 2017 से ही है, अभी भी ड्राफ्ट ही है, लेकिन तब भी हम 1-2 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम इस्टेब्लिशिंग अ 4 टियर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, तो 4 टियर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया जाएगा, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे। तो मल्टी सेक्टोरल नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़, और सारी ही अथॉरिटीज़ की जो नेशनल लेवल अथॉरिटीज़ है उसकी वेल डिफाइंड पावर्स होगी, स्टेट लेवल की वेल डिफाइंड पावर्स होगी, ताकि कोई भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो तो उससे डील किया जा सके। अब ये अगर एक्ट आ जाता है तो ये रिप्लेस कर देगा एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, जो कि 1897 का 125 ईयर ओल्ड है। इट विल ऑल्सो कवर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज जो कि बायो टेररिज्म, नेचुरल डिजास्टर्स, केमिकल एंड न्यूक्लियर अटैक्स और एक्सीडेंट्स की वजह से हो सकती हैं। वाइल द नेशनल पब्लिक अथॉरिटी प्रपोज टू बी हेडेड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, यहाँ पर जो स्टेट लेवल पर हेल्थ अथॉरिटी होगी उसको यहाँ पर चेयर करेंगे जो CMs हैं, सॉरी जो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हैं, और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसको बेसिकली यहाँ पर DM हेड करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स विल लीड द नेक्स्ट ईयर एंड ब्लॉक यूनिट्स टू बी हेडेड बाई ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स।
द प्रपोज लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ कार्ड्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ कार्ड्स बनाए जाएंगे। इसमें लॉकडाउन को भी डिफाइन किया गया कि लॉकडाउन कैसा होगा अगर लॉकडाउन होगा तो ड्राफ्ट लेज डाउन विच सेवरल सिचुएशंस इन विच पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर। तो कौन कौन सी कंडीशन में यहाँ पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि यहाँ पर जो नेशनल लेवल होगा उसको कौन यहाँ पर हेड करेगा, जो स्टेट लेवल होगा उसको यहाँ पर रिस्पेक्टिव हेल्थ मिनिस्टर्स हेड करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स विल लीड द नेक्स्ट ईयर, और जो ब्लॉक यूनिट्स है उनको हेड किया जाएगा बाय द BMO ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो फर्स्ट न्यूज़ है एट वॉर्सा रेल स्टेशन, तो यहाँ पर ये पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सा। अब यहाँ पर जब सीरिया से रेफ्यूजीज़ आ रहे थे 2015 में, तब पोलैंड ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया था। लेकिन अभी जब रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं यूक्रेन से, तो ये लोग उनका वार्म वेलकम कर रहे हैं। तो यूक्रेन की जो रेसिडेंट्स हैं उनको यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है, तो पोलैंड उनकी हेल्प कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर पोलैंड को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, जो कि पोलैंड ने 2015 में किया था। एंड पोलैंड विच हैड वंस क्लोज्ड इट्स बॉर्डर विद बेलारूस टू ब्लॉक दोज एस्केपिंग वायलेंस इन सीरिया एंड लीबिया इज नाउ रिपोर्टेडली नंबर 4 ऑन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ रेफ्यूजी होस्ट आफ्टर टर्की, कोलंबिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इससे यही पता चलता है कि वेस्ट आज भी कितना ज़्यादा रेसिस्ट है। इस पेज पर हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर फिर से एन बीरेन सिंह ही बनने वाले हैं। तो मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, तो ये फिर से ओथ लेंगे। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत ओनली रेमेडी फॉर एडवर्स ग्लोबल इवेंट्स। तो अगर कोई भी एडवर्स ग्लोबल इवेंट्स होता है तो उसके लिए हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना चाहिए, तभी हम उन एडवर्स इवेंट्स को काउंटर कर सकते हैं। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंस इन द करंट वर्ल्ड, जैसे कि पैंडेमिक आ गया जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई। तो वेयर इट हैपेंस एंड व्हाट इट्स इम्पैक्ट कुड बी ऑन अस, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गई है। एंड नाउ द वर्ल्ड हैज़ बिकम सो स्मॉल दैट द इम्पैक्ट ऑन इंडिया इज़ इनएविटेबल। तो ऐसे में आत्मनिर्भर होना ही एक ऑप्शन है। यहाँ पर हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। रशियाज ऑयल इंपोर्ट्स, पाक पीएम प्रेसेस इंडियाज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पर पाक के प्राइम मिनिस्टर ने हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को प्रेस किया है, जैसे कि हम क्वाड के मेंबर भी हैं, जो कि यहाँ पर अमेरिका लीड कर रहा है, और साथ ही साथ अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए। उसके बाद भी हम रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रशिया में डिस्काउंटेड प्राइस में ऑफर कर रहा है। तो इससे ये समझ आता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। हम यहाँ पर किसी कंट्री के अकॉर्डिंग कहने पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को नहीं डिटरमाइन करते हैं, हम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं। टू मार्क 30 years ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज, इजरायली पीएम टू विजिट इंडिया। अब इजराइल को हमने रिकॉग्नाइज तो 1950 में कर लिया था, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने इजराइल के साथ 1992 में इस्टेब्लिश किए थे। बस यहाँ पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। बिहार लैंड रिफॉर्म्स। अब बिहार में लैंड डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया है, ये अब एक्ट लेके आए हैं, जिसके चलते अगर कोई भी यहाँ पर ओनरशिप में चेंज होगा तो उसको टेक्स्ट में चेंज किया जाएगा, साथ ही साथ उसको लैंड पार्सल में भी चेंज किया जाएगा और सर्वे मैप में भी मॉडिफिकेशन किया जाएगा। तो एक साथ ही सब कुछ सिंक कर दिया जाएगा, ताकि जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं वो कम हो। नेक्स्ट न्यूज़, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। ये जापान को लेकर आर्टिकल लिखा गया है। जो हमने कल पॉइंट्स डिस्कस किए थे सेम वही पॉइंट्स है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा विजिट टू इंडिया वाज सिग्निफिकेंट फॉर मल्टीपल रीजंस। अब यहाँ पर जब से ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के, फूमियो किशिदा, इनकी जो पहली विजिट है वो इंडिया के लिए ही हुई है। तो इससे ये समझ आता है कि इंडिया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जापान के लिए। However, for much of that time, the relationship was not at, मतलब जापान के साथ हमारे रिलेशनशिप को 70 साल हो चुके हैं, लेकिन पहले कुछ सालों में हमारे रिलेशनशिप्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वो पिछले कुछ सालों में हमारे रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा कॉर्डियल हुए हैं। तो इट एक्वायर्ड सैलियंस इन डेप्थ इन 2006 when दिल्ली एंड टोक्यो फॉर्म्ड अ स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। तो जापान के साथ 2006 से ही हमारी जो है वो है स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप। दोनों ही कंट्रीज़ का मानना है कि रूल्स बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर होना चाहिए इंडो पैसिफिक में। जापान ने इससे पहले 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन इन्वेस्ट कर रखा था इंडिया में। अब जापान ने ये भी कह दिया कि 5 ट्रिलियन जापानीज येन इन्वेस्ट करेंगे, मतलब $42 बिलियन ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है एशिया की, जो कि यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए भी काम कर रही हैं। It is significant that despite the recent developments in Ukraine, Tokyo and New Delhi have managed to present a united front vis-a-vis China। अब यहाँ पर रशिया को लेकर दोनों ही कंट्री के स्टैंड अलग है। जापान यहाँ पर रशिया को कंडेम कर रहा है, लेकिन इंडिया का यहाँ पर न्यूट्रल स्टैंड है। लेकिन उसके बाद भी दोनों ही कंट्रीज़ यहाँ पर चाइना को लेकर यूनाइटेड फ्रंट एक तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, द प्लॉट चेंजेस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार, ये फर्स्ट पेज पर न्यूज़ आई थी, तो एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो पॉश एक्ट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, ये पूरी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर रूलिंग आई है केरला हाईकोर्ट की, और केरला हाईकोर्ट का ये कहना है कि यहाँ पर
जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं जहाँ पे 10 से ज़्यादा आर्टिस्ट हैं उनको भी यहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी पड़ेगी। तो द कोर्ट वाज रूलिंग ऑन अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड विद द विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव अमंग अदर्स, आर्ग्यूइंग दैट एक्टर्स एसोसिएशंस एंड प्रोडक्शन हाउसेज बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ women. The ruling is significant in many ways for an industry largely unorganized and driven by informal relationships. तो यहाँ पर जो सिनेमा होता है उसमें ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल रिलेशनशिप होती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी पड़ेगी अगर 10 से ज़्यादा लोग यहाँ पर एम्प्लॉय हैं। तो फर्स्ट द कोर्ट क्लैरिफाइज दैट अ प्रोडक्शन यूनिट इज बाउंड टू मेंटेन एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इफ इट एम्प्लॉयज 10 or more actor artists. The court also underlined that the law extended its protection to any person employed at a workplace. तो कोई भी पर्सन अगर वर्क प्लेस पे काम कर रहा है तो ये लॉ सबके लिए एप्लीकेबल होगा, भले ही वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की तरह ही काम क्यों ना कर रहा हो। सेकंड, इवन वाइल ऑब्जर्विंग दैट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि मलयालम मूवी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, केरला फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होती विद फिल्म प्रोफेशनल्स, लेकिन उसके बाद भी उनको यहाँ पर जॉइंट कमेटी बनानी पड़ेगी टू डील विद द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द विमेन, ताकि विमेन में कॉन्फिडेंस आए इस एरिया में काम करने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑन योर गार्ड। अब इस आर्टिकल की अगर हम समरी देखें तो समरी यही है कि रशिया के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है मिलिट्री सप्लाईज़ की वो कम करनी है। इसका मतलब ये नहीं हमें डाइवर्सिफिकेशन करना, हमें कहीं और से इंपोर्ट करना, हमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, हमें यहाँ पर आत्मनिर्भर बनना है। तो द वेस्ट हैज़ राइटली शोन मिलिट्री फॉरबेरेंस इन द फेस ऑफ व्लादिमीर पुतिन। तो यहाँ पर वेस्ट ने मिलिट्री को यूज़ करने से मना कर दिया था, लेकिन वेस्ट ने यहाँ पर रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो इंटरनेशनल अटेंशन राइवेटेड ऑन टेनाशियस यूक्रेनियन रेसिस्टेंस एंड रेफ्यूजी एवैक्यूएशन फ्रॉम इट्स वॉर जोन्स हैज़ ऑल्सो टेंडेड टू फोकस ऑन इंडियाज नॉन कमिटल स्टैंड। तो यहाँ पर रशिया जो है वॉयलेंस कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया का न्यूट्रल स्टांस यहाँ पर बना हुआ है। अब इंडिया ने क्यों अब्सटेन किया? क्योंकि इंडिया के अपने इंटरेस्ट हैं। अब पुतिन का ये कहना हम डीनाजीफाई कर रहे हैं यूक्रेन को, लेकिन ये बहुत ही बिजार साउंड करता है क्योंकि यहाँ पर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो ही एक जूइश प्रेसिडेंट है, वो ही जूइश कम्युनिटी से आते हैं, तो आप डीनाजीफाइंग की क्या ही बात कर रहे हो। अब जो नेटो है, नेटो की भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। नेटो को पता था कि अगर वो एक्सपेंड करेंगे तो रशिया के इंटरेस्ट इससे हर्ट होंगे, तो इसकी वजह से वॉर हो सकती है। तो नेटो जब बेसिकली यहाँ पर सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हुआ था, उसके बाद से नेटो ने लगभग 10 फॉर्मर वॉर्सो पैक्ट मेंबर्स को एनलिस्ट किया है। 2021 में और ज़्यादा मोस्ट यूरोपियन ईस्ट यूरोपियन नेशंस हैड जॉइन नेटो। उसके बाद यूक्रेन भी अब नेटो को ज्वाइन करने वाला था। इसकी वजह से रशिया को लगा कि उसकी सिक्योरिटी को यहाँ पर खतरा है, और रशिया ने वॉर के लिए वार्न भी किया था। तो अब जैसे यहाँ पर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो अगर यही बात वो 3 महीने पहले बोल देते तो ये वॉर नहीं होती। दिस इज इररिफ्यूटेबल लॉजिक इन द आर्गुमेंट दैट सेफगार्डिंग द सोर्स ऑफ 60 to 70% ऑफ इट्स मिलिट्री हार्डवेयर कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्राइम नेशनल इंटरेस्ट फॉर इंडिया। तो 60 to 70% मिलिट्री सप्लाईज हमारे रशिया से आते हैं, तो ऐसे में हम रशिया को कंडेम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें अपनी स्ट्रैटेजिक फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमी रखनी है फॉरेन पॉलिसी में, तो उसके लिए ज़रूरत है कि हमें किसी भी कंट्री के ऊपर अपनी डिपेंडेंस नहीं रखनी, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंस रहेगी तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है। तो इवन आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज इंडिया रिमेन्स ट्रैप्ड इन द रशियंस बेयर्स जॉज। अब ऐसा इसीलिए है, पहले हम वेस्ट से वेपन्स लेना चाहते थे, लेकिन वेस्ट ने हमें वेपन्स देने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद हमने मॉस्को से वेपन लेना शुरू कर दिया था 1962 में। तो द आफ्टर मैथ ऑफ द 1962 सीनो इंडियन वॉर्स सॉ इंडियन ओवरट्योर्स फॉर द परचेज ऑफ मॉडर्न वेपन सिस्टम टू ब्रिटेन एंड द यूएस, लेकिन उन्होंने हमें वेपन्स नहीं दिए। उसके बाद हमने यहाँ पर मॉस्को से सप्लाईज लेना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर ऑथर ने सिर्फ 2 ही इसके सोल्यूशन बताए हैं कि हमें डी रसिफिकेशन करना है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। इसका मतलब ये है कि रशिया के ऊपर हमें अपनी डिपेंडेंस कम करनी है। दूसरी बात, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। तो सेल्फ रिलायंट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि सेल्फ रिलायंट का सिर्फ डिल्यूजन नहीं रखना है कि हम सेल्फ रिलायंट बन गए, कि हमने यहाँ पर सारे वाइटल कंपोनेंट्स बाहर से इंपोर्ट कर दिए और ऊपर यहाँ पर सिर्फ लेबल लगा दिया मेड इन इंडिया का। ये नहीं करना, आपको यहाँ पर सब सिस्टम सब कुछ इंडिया में ही बनाना है। तो कमिंग टू द सेकेंड इंपैरेटिव, बाई ब्लाइंडिंग स्टैंपिंग एवरी पीस ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद द आत्मनिर्भरता लेवल, तो इससे काम नहीं करे चलेगा। हमें सेल्फ डिल्यूजन में नहीं रहना है, हमें यहाँ पर सारे वाइटल कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनाने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट को फंडिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो वाइटल मिलिट्री टेक्नोलॉजीज इन विच वी आर डेफिशिएंट एंड डिमांड्स द इनिशिएशन ऑफ वेल फंडेड टाइम बाउंड मिशन मोड प्रोजेक्ट्स। तो मिशन मोड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए, ताकि हम इस सेक्टर में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो सकें, सेल्फ रिलायंट हो सकें। अगर हम देखें तो चाइना, साउथ कोरिया, इजराइल, ताइवान, इन सारे नेशंस ने हमारे साथ ही शुरू किया था, लेकिन आज ये सारे कंट्रीज़ यहाँ पर सेल्फ रिलायंट हैं, लेकिन इंडिया आज भी डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट नहीं बन पाया है। तो उसका रीज़न ये है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस है वो मोस्टली इस बात पर फोकस करते हैं कि हमें 5 साल के बाद फिर से पावर में आना है, तो हम ये काम करें जो कि दिख जाए 5 साल में कि हमने क्या किया है। फॉर एग्जांपल फ्री कैश बांट दो तो लोगों को दिखेगा हाँ हमें कैश मिला है, राशन बांट दो तो लोगों को लगेगा हाँ हमें राशन मिला है। लेकिन कुछ
फॉर एग्जांपल आप स्कूल बनाओगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, आप अगर यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आप डिफेंस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि 5 साल में आपको नहीं देखेगा। तो इसी को बोलते हैं हॉराइजन प्रॉब्लम। हॉराइजन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं, सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ फोकस ये करती हैं कि वो कोई ऐसा काम करें जो कि 5 साल में दिख जाए, तो जिसकी वजह से वो लोग शॉर्ट टर्म गेन्स की ओर फोकस करते हैं और डिफेंस टेक्नोलॉजी को आज तक यहाँ पर सेल्फ रिलायंट नहीं बना पाए। द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। वाई एवरीबडी लव्स दिस वॉर। अब इस वॉर में सबको फ़ायदा है, जैसे कि यूएस का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उनके अब ज़्यादा वेपन्स बिकेंगे, क्योंकि अब सबको लगने लगा कि वॉर तो अभी भी हो सकता है। वरना अब ऐसी सिचुएशन आ रही थी क्योंकि कंट्रीज़ को ये लगता था कि सारे कंट्रीज़ इतने ही मैच्योर हैं कि कभी भी वॉर जैसी सिचुएशन नहीं आएगी, लेकिन अब वॉर जैसी सिचुएशन आ रही तो यहाँ पर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उनके वापस से वेपन्स यहाँ पर बिकना शुरू हो जाएंगे। अब सारी ही कंट्रीज़ को यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि कोविड के टाइम उन्होंने पार्टी कर ली, तो अब लोगों का ध्यान उससे हट गया, लोगों का ध्यान यहाँ पर वॉर पर चला गया है। जो जर्मनी है उन्होंने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात कर दी है, नेटो ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात कर दी है, तो यहाँ पर सबको विन विन सिचुएशन दिख रही है। यहाँ पर जो सफ़र कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूक्रेन के लोग और रशिया के लोग। तो द रियल कॉस्ट ऑफ वॉर इज़ बॉर्न बाय द सिटीजन्स ऑफ यूक्रेन। जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो यहाँ पर यूएसए का ये कहना है कि वो डेमोक्रेसी लाना चाहता है हर जगह। अब इस वॉर को हम 2 सिचुएशन से देख सकते हैं, 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। पहला ये जो यूएस प्रोपेगेट करता है, यूएस का ये कहना था कि हम हर जगह डेमोक्रेसी लाएंगे। अब हर जगह डेमोक्रेसी लाने की वजह से यूएस क्या करता था, हर कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करता था, जैसे कि वियतनाम में इंटरफेयर किया, इराक में किया, सीरिया में किया, लीबिया में किया, अफगानिस्तान में भी किया। तो द फर्स्ट प्रोपेगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स बिलीव्स इन मेकिंग द वर्ल्ड सेफ फॉर डेमोक्रेसी रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट, बॉर्न मोस्टली बाय द पीपल फ्रॉम द वियतनामीज इन द ओल्ड ईस्ट टू इराक, सीरिया, लीबिया और अफगानिस्तान नाउ। तो यहाँ पर बेसिकली यूएसए को ये लगता है कि उसकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी लाने की, और जिसकी वजह से यहाँ पर कंट्रीज़ के इंटरनल मैटर में यहाँ पर वो पड़ता है, और इंटरनल मैटर में जब वो इंटरफेयर करता है तो उसकी वजह से यहाँ पर वॉर होती है और बहुत सारे लोग यहाँ पर सफ़र करते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हम देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू का, जिनका ये कहना था कि हर कंट्री अपना पाथ खुद चूज़ कर सकता है और दूसरे कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो दूसरे कंट्री की चॉइस है आप उसको रिस्पेक्ट करो, इज़ टू लेट ईच कंट्री चूज इट्स ओन पाथ एंड बी ऑब्लाइज टू रिस्पेक्ट द 2 चॉइसेस ऑफ अदर्स। अब इंडिया और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। ये बात हमें तब पता चली जब इंडिया ने एक मिसाइल मिसफायर हो गया था पाकिस्तान में, लेकिन उसके बाद भी हमने बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से इस सिचुएशन को डील किया। अगर हम अनलाइकली हम देखें वेस्ट में, तो वेस्ट में हम देख रहे हैं वॉर हो रखी है, तो वॉर मॉन्गर्स हैं ये, तो बेसिकली ऐसा ऑथर ने का बोला है। तो एंड देयर कंसिस्टेंस इंसिस्टेंस दैट द प्रॉब्लम्स बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया शुड बी सॉल्व थ्रू नेगोशिएशन, शुड बी अ लेसन इन रिस्ट्रेंट, रिफ्लेक्शन एंड मैच्योर डिप्लोमेसी फॉर द वॉर मॉन्गर्स इन द वेस्ट। तो इंडिया और पाकिस्तान ने जैसे सिचुएशन को डील किया, उससे यहाँ पर वेस्ट को सीखना चाहिए कि कैसे हमने मैच्योर डिप्लोमेसी को हम एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर एक टर्म है फिनलैंडाइजेशन। अब फिनलैंडाइजेशन क्या है? फिनलैंड जब सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड था, जब फिनलैंड यहाँ पर बॉर्डर करता था सोवियत यूनियन को, तो यहाँ पर फिनलैंड को चॉइस दी गई थी कि आपको या तो हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ेगी जो कि यहाँ पर रशिया करता फिनलैंड के साथ, या तो आपको यहाँ पर न्यूट्रलिटी को नेगोशिएट करना पड़ेगा। न्यूट्रलिटी को नेगोशिएट करने वाली बात यहाँ पर यूक्रेन से भी बोली गई थी कि आपको न्यूट्रल बनना है, आपको यहाँ पर वेस्ट की तरफ ज़्यादा नहीं जाना, आपको न्यूट्रल रहना है। तो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर फिनलैंड बॉर्डरिंग द सोवियत यूनियन फेस द चॉइस बिटवीन डिजास्टर्स हॉस्टिलिटी एंड नेगोशिएटेड न्यूट्रलिटी। फिनलैंडाइजेशन द प्रोसेस थ्रू विच अ कंट्री डिसाइड्स नॉट टू चैलेंज। तो यहाँ पर फिनलैंड ने ये डिसाइड किया था कि हम यहाँ पर जो रशिया है उसको हम चैलेंज नहीं करेंगे और अपनी सॉवरेनिटी को भी साथ में मेंटेन रखेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, हम वेस्ट की तरफ भी ज़्यादा नहीं जाएंगे और यहाँ पर हम रशिया की तरफ भी ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, हिजाब के ऊपर हम बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। चाइना फुली मिलिटराइज्ड एट लीस्ट 3 आइलैंड बिल्ट इन साउथ चाइना सी। अब यहाँ पर जो एक आइलैंड की बात की गई वो है स्पार्टले आर्किपेलागो। अब ये फिलीपींस और मलेशिया के आसपास है ये स्पार्टले आर्किपेलागो, लेकिन इसको बहुत सारी कंट्रीज़ क्लेम करते हैं। इसको ताइवान क्लेम करता है, इसको ब्रुनेई क्लेम करता है, इसको चाइना क्लेम करता है। आगे चलते हैं। येमेंस हाउदी रेबल्स। तो हाउदी रेबल्स आपको पता होंगे ये यमन में हैं और ये इनको जो बैक करता है वो है ईरान। तो येमेंस ईरान अलाइंड हाउदी ग्रुप फाइल्ड मिसाइल्स एंड ड्रोन्स इन सऊदी एनर्जी। इन्होंने येमेन की जो गवर्नमेंट थी उसको भी इन्होंने गिरा दिया था। यहाँ पर एक रिवर है जो कि है शीतलक्ष्य रिवर, ये है बांग्लादेश में। हाउ कोविड अफेक्ट्स द हार्ट। तो इसमें ऐसी कोई बीमारी का नाम नहीं जो कि हमें नहीं पता है। यहाँ पर बेसिकली हार्ट अटैक बताया गया, दूसरा अरिथमिया बताया गया है, तो इसमें कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कि हमें नहीं पता है। वाई डेफिनेशन ऑफ असमीज पीपल इज़ इल्यूसिव। अब यहाँ पर असमीज पीपल को अभी तक कोई डिफाइन क्यों नहीं कर पाया है। तो असम अकॉर्ड जो कि 1985 में साइन हुआ था बाई द सेंटर एंड द आसू। अब आसू क्या है? तो आसू है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। तो असम
accord was signed in 1985 by the center and the Assam government with the All Assam Student Union and the All Assam Gana Sangram Parishad. 1979 से 85 में असम मूवमेंट हुआ जिन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, जो कि माइग्रेशन हो रहा है बांग्लादेश से, जिसकी वजह से इनकी इंडिजिनस कल्चरल आइडेंटिटी खतरे में थी। इन्होंने मार्च 24, 1971 इस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर कट ऑफ डेट डिसाइड की गई कि इसके बाद जो भी आएगा वो यहाँ पर माइग्रेंट माना जाएगा और जो भी इससे पहले आएगा वो यहाँ पर इंडियन सिटीजन माना जाएगा। तो यहाँ पर जो कट ऑफ डेट है वो है 24 मार्च 1971। सेम डेट एनआरसी के लिए भी है। तो एनीवन हु हैड कम टू असम बिफोर मिडनाइट ऑन दैट डे वुड बी एन इंडियन सिटीजन, व्हाइल दोज हु हैड कम आफ्टर वुड बी डेल्ट विद एस फॉरेनर्स। और सेम कट ऑफ डेट यहाँ पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के लिए भी डिसाइड की गई है, 24 मार्च 1971। अब असमीज़ इस एक्ट में जो असम अकॉर्ड है उसमें क्लॉज 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्लॉज 6 है असम अकॉर्ड का वो प्रॉमिस करता है कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ द असमीज पीपल। अब क्लॉज 6 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि 1971 नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पर कट ऑफ डेट और ज़्यादा पीछे की होनी चाहिए थी कट ऑफ डेट। Clause 6 is important because many felt the 1971 cutoff was inadequate to address the impact of migration. उसके लिए यहाँ पर क्लॉज 6 लाया गया था, क्लॉज 6 ताकि इंश्योर करे कि यहाँ पर जो इंडिजिनस पॉपुलेशन उसके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स होंगे ताकि उनका यहाँ पर कल्चर प्रोटेक्ट रहे। नेक्स्ट है तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो कि गुजरात में हो रहा है, लेकिन वहाँ पर ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ट्राइबल्स का इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा। तो प्रोजेक्ट नाउ एस्टिमेटेड टू कॉस्ट ₹10,211 करोड़ वॉज एनविजन अंडर द 1980 नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में इसको एनविजन किया गया था। और इससे क्या किया जाएगा, बेसिकली जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ से जो सरप्लस वाटर है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा टू द डेफिसिट रीजन्स ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ। यहाँ पर 3 रिवर्स की बात की गई है। तापी, तो इट प्रपोजेस टू लिंक 3 रिवर्स पार ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नासिक, दूसरी यहाँ पर तापी और तीसरी यहाँ पर नर्मदा। और यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर डैम्स बनाए जाएंगे, कौन कौन से डैम्स है तो एक बार आप नाम देख सकते हो। तो द लिंक इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 डैम्स, झेरी, मोहन कवचली, पाइकेद, चशमंडवा, चिक्कर, दाबदार और केलवन। इकॉनमी पेज पे हम ये न्यूज़ डिस्कस करेंगे, BBNL को मर्ज किया जा रहा है BSNL के साथ। अब BBNL है क्या, तो BBNL है स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। तो BBNL स्पेशल पर्पस व्हीकल है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में एज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट। इसको यहाँ पर काम दिया गया था कि आपको भारत नेट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। जो SPV है, जैसे कि ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल कैसे फंड होती हैं, तो ये फंड होती है फ्रॉम द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में कहाँ से पैसा आता है, तो जो यहाँ पर टेलीकॉम लाइसेंस होल्डर्स होते हैं उनको यहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेस लेवाई किया जाता है उनके ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर USOF में फंड आता है। अब BBNL इज गोइंग टू बी मर्ज्ड इन BSNL, तो यहाँ पर अब BSNL की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भारत नेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। USOF मैंने आपको बता दिया यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड होता है। तो इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2002 एंड मैंडेटेड दैट ऑल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स मस्ट पे अ परसेंटेज ऑफ देयर रेवेन्यू इनटू द USOF, और जिसकी वजह से यहाँ पर स्पेशल पर्पस व्हीकल को फंड किया जाता है। तो एज पर टेलीकॉम लाइसेंस एग्रीमेंट्स, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको 8% लाइसेंस फी देनी होती है, जिसमें से 5% जो है वो जाती है USOF में, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो यहाँ पर मर्ज कर दिया जाएगा, तो लगभग यहाँ पर 60,000 करोड़ रुपए USOF में, जो कि यहाँ पर BSNL यूज़ करेगा। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।